नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। रायपुर के राजा तालाब निवासी संदीप बग्गा की जहर खाने से मौत हो गई। आत्महत्या की थी उसने। जिस 12 मई को संदीप बग्गा ने आत्महत्या की, उसी 12 मई को तारीख को रायपुर के आईजी और ईओडब्ल्यू और एसीबी के चीफ अमरेश मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर महादेव सट्टा बुक के बारे में कुछ अहम खुलासे कर रहे थे। संदीप बग्गा की मौत का कारण भी यही महादेव सट्टा ऐप था। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाला संदीप बग्गा 40 साल का था। अच्छा खासा व्यवसाय था। मृतक संदीप बग्गा ने 10 लाख रुपए किसी नितेश मित्तल उर्फ गुप्ता नामक व्यक्ति को दिए थे। मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें साफ तौर पर लिखा था, नितेश मित्तल महादेव बुक, लोटस और अन्ना रेड्डी जैसे सट्टा के कारोबार से जुड़ा है। इसका अच्छा खासा कारोबार है। इनकी ओर से फोन पर लगातार उसे धमकियां दी जा रही थी। इसी तनाव में संदीप बग्गा ने आत्महत्या कर ली। महादेव सट्टा से जुड़कर आत्महत्या करना या बर्बाद होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। दरअसल पूरा छत्तीसगढ़ इसी महादेव सट्टा की चपेट में आ चुका है। पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव सट्टा से जुड़े हुए एक मामले में आरोपी हैं। उनके विरुद्ध 7 धाराओं में मामला मुकदमा दर्ज है। धारा 120 बी, 406, 420, 467, 468, 471 के अलावा भ्रष्टाचार निवारण की भी धारा इनके विरुद्ध लगाई गई है। इनके विरुद्ध आरोप है कि इन्होंने 508 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। ये रिश्वत प्रोटेक्शन मनी के रूप में ली गई है। दरअसल बीते साल नवंबर में शुभम सोनी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसने साफ तौर पर भूपेश बघेल और उनके करीबियों का नाम लेकर बताया था कि उनको 508 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसी साल 4 मार्च को ये एफआईआर दर्ज की गई है। जब नई सरकार बनी तो जिस तरह से ईओडब्ल्यू ने एक्शन दिखाया है उसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कांग्रेस से जुड़े लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है, लेकिन जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं, जिस तरह से एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है, उसे देखकर ऐसा कहीं नहीं लगता कि ये मामला बदले से जुड़ी हुई कार्रवाई का है। वास्तव में इसकी असल वजह यह है कि बीते 4 सालों में जिस तरह से महादेव सट्टा को छत्तीसगढ़ में फलने फूलने का मौका दिया गया, उसके लिए पुरानी भूपेश बघेल सरकार ही मुख्य रूप से अगर कसूरवार कही जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। हाल में ही कलकत्ता से 5 यादव बंधुओं की गिरफ्तारी हुई है। 19 से 29 साल के पकड़े गए ये 5 सटोरिये पुराने पुलिस के सिपाही अर्जुन सिंह यादव के करीबी बताए जाते हैं। भिलाई का वही अर्जुन यादव जिसे हाल में ही पुलिस ने पचमढ़ी से गिरफ्तार किया है, ये भिलाई का रहने वाला है। इसका एक अन्य भाई भीम यादव, ये भी सट्टे के कारोबार में लिप्त था। ये भी पुलिस का सिपाही था, फिलहाल जेल में है। जबकि एक अन्य भाई सहदेव अभी फरार है। पुलिस के इस पुराने सिपाही के द्वारा 20 पैनल चलाए जा रहे थे। इसी के बारे में आईजी अमरेश मिश्रा जानकारी दे रहे थे। अमरेश मिश्रा छत्तीसगढ़ एसीबी और ईओडब्ल्यू के भी चीफ हैं। आपको इनकी बातों को गौर करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो बातें की और खास तौर से अर्जुन यादव के बारे में जो खुलासा किया, उस पर यदि आप गौर करें तो आपको यकीन हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में पुलिस से जुड़े हुए कुछ लोग किस तरह से इस कारोबार में संलिप्त थे, जो नेताओं के लिए पैसे भिजवाते थे। एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के बारे में जो अहम खुलासे हुए हैं वो हर किसी को मालूम है कि किस तरह से चंद्रभूषण वर्मा एक्सटॉर्शन मनी के पैसे नेताओं को भिजवाता रहा था। फिलहाल सीनियर आईपीएस अमरेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अहम खुलासे किए, उनके शब्दों पर आप गौर करें। ये अर्जुन का ही पैनल था। हाँ, इसका खुलासा इस पैनल का। लेकिन आप देखेंगे पुराने जो पैनल हैं वो डिफरेंट इनपुट्स पे, गोवा में, मुंबई में, कोलकाता में पहले भी हुआ था जो, तो पुणे में, तो वो अलग अलग इनपुट्स पे हो रहे हैं। बट जैसा कि मैंने बताया, हम लोग एक फ्लैगशिप केस बना रहे हैं। सारे पैनल्स जिस भी पैनल ऑपरेटर के नाम पे चल रहे हों, जो भी ब्रांच ओनर हो, अल्टीमेटली वो महादेव ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग और स्पॉन्जी स्कीम का हिस्सा है जो कि दुबई से संचालित हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें करीब 18 राज्यों के अकाउंट हैं, इंटरनेशनल बैंक्स के भी अकाउंट हैं। तो इनमें से बहुत सारे अकाउंट्स में, जैसा हमारा अनुभव रहा है पिछले 1-2 सालों में, कुछ बैंक्स में अकाउंट खोलने की जो प्रक्रिया है वो कोल्यूसिव है। मतलब जो ऑफिसर्स हैं लोकल लेवल के बैंक्स के और जो खोलने वाले हैं उनमें कोल्यूजन है, उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है और वो अकाउंट्स खोल रहे हैं। बट कुछ बैंक्स में बड़े जेन्युइन अकाउंट पूरे प्रोसेस फॉलो करके खोले गए हैं। बट जो अकाउंट बेरर है, जिसका अकाउंट है,
वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, उसको म्यूल अकाउंट बोलते हैं आप, जो रेंट दे रहा है। तो दोनों तरह के अकाउंट्स हैं जहाँ पे हमको बैंकों की सहभागिता प्रतीत होगी। नोटिस पूर्व में भी दिए गए थे। 2005 बैच के आईपीएस अमरेश मिश्रा छत्तीसगढ़ के उन तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में जाने जाते हैं जिनकी साफ छवि के कारण बेईमान नेता भी उनसे घबराते हैं। इससे पहले वे छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के एसपी रह चुके हैं। नक्सल प्रभावित नारायणपुर और दंतेवाड़ा के अलावा कोरबा, दुर्ग और रायपुर के वो एसपी रह चुके हैं। 2019 में प्रतिनियुक्ति में वे दिल्ली चले गए, एनआईए में एसपी रहे, फिलहाल आईजी हैं रायपुर रेंज के, साथ में एसीबी और ईओडब्ल्यू के भी छत्तीसगढ़ के चीफ हैं। जब से इन्होंने ईओडब्ल्यू की कमान संभाली है, लगातार आप सुनते होंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में छापेमारी शुरू हो गई है, जांच शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने वाले महादेव सट्टा ऐप की कमर तोड़ने के लिए आईपीएस अमरेश मिश्रा की इस पहल की सराहना की जा रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान जब उनसे प्रोटेक्शन मनी के बारे में पूछा गया, वही प्रोटेक्शन मनी जो पूर्ववर्ती सरकार को रिश्वत के रूप में दी गई थी, तब उन्होंने बताया कि फिलहाल वो महादेव सट्टा से जुड़े हुए एक मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी कुछ अहम जानकारी दी कि आखिर महादेव सट्टा से जुड़े हुए लोग किस तरह से क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, ये रायपुर पुलिस का पैनल का प्रकरण है, वो अलग केस है। ईओडब्ल्यू के केस को इससे मत जोड़िए, ठीक है। वो प्रोटेक्शन मनी का केस ईओडब्ल्यू में चल रहा है, तो उससे इसको मत जोड़िए। अभी मैं रायपुर आईजी के तौर पर आया हूँ एसपी साहब के निमंत्रण। 3 दिन पहले उनके जो भी ऑपरेशन सेंटर से एक मैसेज आया है सारे पैनल ओनर्स को कि आप सब लोग क्रिप्टो अकाउंट्स खोलें। लोकल लेवल पे आप भले ही हवाला और कैश करें, लेकिन आप जैसे ही आपके अकाउंट में वो पैसा आए तुरंत आप उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट करें, और पैनल हेड्स और हेडक्वार्टर्स के बीच जो ट्रांजैक्शन हो कॉर्पोरेट अकाउंट्स में, उसको क्रिप्टो में किया जाए। क्योंकि इन अकाउंट्स मिलना इनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, अकाउंट्स खुलवाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। हाल में ही देखें अभी तो, हालांकि रायपुर रेंज का विषय नहीं है वो, बट दुर्ग में करीब 500 अकाउंट सीज किए गए हैं। पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों की पड़ताल में एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि भूपेश बघेल सरकार के दौरान कई नेता और अधिकारी, यहाँ तक पुलिस महकमे से जुड़े हुए कई अधिकारी और यहाँ तक आरक्षक भी महादेव सट्टा से उपकृत हो रहे थे। जिस तरह से उन्हें रिश्वत मिल रही थी वहां तक तो हर किसी को मालूम है, लेकिन अर्जुन यादव जैसे लोग जिस तरह से पैनल चला रहे थे, 20-20 पैनल चला रहे थे, उनके बारे में जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरेश मिश्रा ने जब ये बात बताई कि महादेव सट्टा से जुड़े हुए लोगों को पकड़ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन जिस तरह से संपत्तियां बनाई गई है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ और देश के खासकर युवाओं को बर्बाद करने के लिए सट्टे के कारोबार को प्रमोट किया गया, बेईमानी के ऐसे पैसे से संपत्तियों का सब्जुबाग दिखाकर हजारों लोगों को आकर्षित किया गया। इस बारे में अमरेश मिश्रा ने जो बातें कही वो हर किसी को गौर करना चाहिए कि किस तरह से अर्जुन यादव जैसे लोग तो खाली एक मोहरा थे, ऐसे ट्रेंड लोगों के अलावा कई सफेद पोश हैं जो हमारे सिस्टम में बैठे हैं, देश और समाज की बर्बादी में लगे हैं। इन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। वो ट्रेंड आदमी है, मुझे लगता है वो सारे मेजर्स ले रहा था जिससे कि पुलिस को पकड़ने में उसको मुश्किल जाए, ठीक है। 1-2 महीने से भाग रहा था जब से ईओडब्ल्यू की जांच शुरू हुई है। अब हम लोग संपत्ति की बात करें जो कि ज़्यादा बड़ी कार्रवाई है। मुझे लगता है कि जितनी मेहनत संपत्ति संबंधी अपराधों के खोजबीन में की गई है उसका बहुत कम मेहनत लगा है महादेव वाले में, ठीक है ना। तो इसलिए उसको हम लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करें। महादेव ऑनलाइन सट्टा से लिंक कई मिलते जुलते नाम के भी ऐसे ही कारोबार शुरू हो गए हैं। यदि ईमानदारी से 2019 के बाद महादेव सट्टा से जुड़े हुए उनके प्रमोटर के विरुद्ध कार्रवाई होती, जिनका एपिक सेंटर भिलाई था, यहीं से कारोबार शुरू हुआ था। कोरोना काल के दौरान जिस तरह से उन्हें फलने फूलने का मौका दिया गया, और अब महादेव सट्टा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान देश के गृह मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के आरोप पत्र को जारी करते हुए साफ तौर पर भूपेश बघेल का नाम लेकर उनकी संलिप्तता महादेव सट्टा ऐप में होने की बताई थी। और अब जब महादेव सट्टा का कारोबार इंटरनेशनल लेवल पर फैल गया है, दुबई से कारोबार संचालित हो रहा है, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए पूरा सिस्टम अब जाकर ईमानदारी से लगा है। महादेव 364 के नाम से कोलकाता के एक रिहायशी इलाके से ये कारोबार संचालित हो रहा था।
बर्खास्त सिपाही अर्जुन यादव ने एसीबी और ईओडब्ल्यू की पूछताछ के बाद रायपुर पुलिस ने महादेव सट्टा से जुड़े आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। पुलिस ने कोलकाता में छापा मारकर जिन 5 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है वे आरोपी महादेव बुक ऐप के महादेव 364 का पैनल चला रहे थे। पचपड़ी में छिपकर अय्याशी की जिंदगी जी रहे पकड़े गए बर्खास्त पुलिस के सिपाही अर्जुन यादव ने पूछताछ में बताया कि वो खुद 20 पैनल चला रहा था, जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग, भिलाई और रायपुर और इसके आसपास अभी भी 200 से ज्यादा पैनल संचालित होते रहे। कोलकाता के 60 अपार्टमेंट के एक फ्लैट से जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं, इसकी सूचना भी अर्जुन यादव ने दी। पकड़े गए लोगों के नाम है गोपी यादव, महेश यादव, मिथुन कुमार यादव, मुकेश कुमार यादव और रूपेश कुमार यादव। ये सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। महादेव 364 के जरिए आईपीएल क्रिकेट में सट्टा चला रहे थे। महादेव सट्टा कारोबार से जुड़े सैकड़ों युवा अभी भी छत्तीसगढ़ से गायब हैं। पुलिस को इस बारे में जानकारी है। पुलिस के आला अधिकारियों ने अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार खुलासा किया कि पुलिस महकमे से जुड़े हुए कई लोग इसमें संलिप्त हैं। यार, गौर करने वाली बात यह है कि इस महादेव सट्टा के लिए जिस तरह से विगत 4 सालों में सिस्टम में बैठे लोगों के द्वारा सट्टा संचालित करने वाले लोगों को जिस तरह का संरक्षण दिया गया, उसके विरुद्ध वैसी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई जो विगत 3-4 महीने में देखने को मिल रही है। यदि समय रहते कार्रवाई हो जाती तो भिलाई के मदर टेरेसा नगर के मयूर पार्क के सामने रहने वाला सौरभ चंद्राकर महादेव सट्टा का प्रमोटर नहीं बन पाता। रवि उप्पल पर भी अंकुश लगाया जा सकता था। शुभम सोनी जैसे नामालूम ऐसे कितने लोग हैं जो ऑनलाइन सट्टे के इस काले कारोबार में जुड़कर भारत के हजारों युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, हजारों घरों को बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह से सट्टे का सब्जबाग दिखाकर बेरोजगार युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है, ये किसी महाअपराध से कम नहीं है। सही अर्थों में ऐसे लोगों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मामला बनना चाहिए। लेकिन जुआ और सट्टा जैसी मामूली धाराओं में कानून की विसंगति का फायदा उठाकर ऐसे लोग हमेशा छूटते रहे। लेकिन नए दौर में सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा है, कड़ाई से पेश आ रहा है, अवैध संपत्तियों की पतासाजी की जा रही है, उससे ऐसी उम्मीद जगी है कि बहुत जल्दी कुछ बड़े सफेद पोश लोगों की गिरफ्तारी होगी। इसमें भूपेश बघेल जैसे कई बड़े नाम हैं जिनका बड़ा ओहदा है, बड़ा रसूख है। लेकिन कानून जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से कसावट लाई जा रही है, जिस तरह से एक्सटॉर्शन मनी के बारे में आगे जो बड़ी कार्रवाई संभावित है, उस पर हमारी बराबर निगाह बनी है। राष्ट्रबोध की टीम राजनांदगांव से करीब 30 किलोमीटर दूर मोहरा पुलिस चौकी पहुंची, जहां एक समीप के गांव के एक युवक के द्वारा महादेव सट्टा में संलिप्त होकर अचानक करोड़ों की संपत्ति बनाए जाने की जानकारी मिली। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पड़ताल के लिए पहुंची। पता चला कि मार्च में पुलिस के आला अधिकारियों को इस बारे में शिकायत की गई थी। जांच फिलहाल ठंडे बस्ते में है। ये जांच ठंडे बस्ते में क्यों है, इस पर भी हम पड़ताल कर रहे हैं। हमारे कैमरे में ऐसी ढेर सारी जानकारी इकट्ठी हुई है और उन प्रॉपर्टियों के बारे में भी हमको जानकारी मिली है जिन्हें कम समय में महादेव सट्टा के पैसे से निवेश कर बनाया गया है। इस मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि राजनांदगांव के समीप एक अनाम से गांव का रहने वाला लड़का बस्तर में भी पैनल चलवाता है। इस बारे में प्रमाणित और लिखित आरोप आला अधिकारियों को भी है, हमारे पास भी है। हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं। जल्दी पुष्ट जानकारी मिलने के बाद हम इस बारे में कुछ बड़ा खुलासा करेंगे। वैसे महादेव सट्टा के मामले में कुछ अन्य केंद्रीय एजेंसियों की भी एंट्री हो गई है। महादेव सट्टा ऐप में प्रवर्तन निदेशालय ईडी और ईओडब्ल्यू के बाद अब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी ने सट्टेबाजी की काली कमाई को सफेद करने शेयर मार्केट में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। सेबी इसी बात की जांच करेगी। ईडी की ओर से पेश की गई 2020 पन्नों की चार्जशीट में इसका खुलासा किया गया है। जांच में कहा गया है कि बड़ी रकम एक जगह कैश रखने की बजाय प्रमोटरों ने ऑनलाइन ही पूरा ट्रांजैक्शन किया। इससे एक ही समय में करोड़ों रुपए के शेयर एक साथ खरीदे गए। ज़्यादातर शेयर नामी कंपनियों के हैं ताकि उन्हें भविष्य में किसी तरह का कोई नुकसान न उठाना पड़े। शेयर मार्केट में तगड़ा निवेश करने के लिए प्रमोटरों ने फर्जी और शेल कंपनियां बनाई। इसमें ज़्यादातर कंपनियां विदेश की दिखाई गई ताकि किसी को शक न हो। ईडी ने हवाला कारोबारी गिरीश तलरेजा और सुरेश चौखानी के गिरफ्तारी के साथ
360 दिनों बाद पिछले हफ्ते ही 252 पन्नों का पूरक परिवाद और 2200 पेज के दस्तावेज पेश किए हैं। ईडी के द्वारा पेश किए गए परिवाद के अनुसार हरिशंकर टिब्रेवाल महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटरों का सीधे तौर पर पार्टनर है। इसी ने सट्टे के धंधे से कमाई गई काली कमाई को इन्वेस्ट करने का एक जो नया स्वरूप दिया है, उसमें अलग से टीम बनाई गई है। इस टीम में शेयर मार्केट के जानकारों को रखा गया है जो ट्रेडिंग का काम करते हैं। इसमें सुरेश चोखानी, नितिन टिब्रेवाल समेत अन्य लोग शामिल हैं। हरिशंकर और नितिन के पास हवाला से पैसा आता है। इस रकम को अलग अलग कंपनियों के नाम से शेयर में निवेश किया जाता है। यही काम सूरज चोखानी, संदीप मोदी, कमल किशोर, प्रशांत बागरी, गिरीश तरलेजा और अन्य करते हैं। फिलहाल ईडी नीतीश, गिरीश और सुरेश को ही पकड़ पाई है, जबकि बाकी फरार हैं। आरोपी हरिशंकर टिब्रेवाल के खातों की जांच की गई तो पता चला कि 580 करोड़ का लेन देन हुआ है। इतना बड़ा लेन देन चुपचाप होता रहा और पुराने सिस्टम में बैठे हुए लोग भी चुपचाप रहे। क्या यह महज संयोग होगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जाहिर तौर पर इसमें पुरानी सरकार की संलिप्तता है, खासकर सरकार के मुखिया रहे भूपेश बघेल का नाम जिस तरह से आया है, उसके बाद जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ कि हरिशंकर टिब्रेवाल की पार्टनरशिप में 29 फरवरी को ही 429 करोड़ रुपए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI से किए हैं। जिन कंपनियों में पैसा निवेश किया गया है वह छोटे और मंझोली कंपनियां हैं। इसमें कोई बड़ी या ज़्यादा शेयर वैल्यू वाली कंपनी नहीं है, क्योंकि ईडी ने खुलासा किया है कि भारतीय कंपनियों के नाम से 580 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। कुल मिलाकर अभी तक 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। संपत्ति मामले में 19 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 30 अभी तक फरार हैं। अटैच किए गए 1300 करोड़ में मात्र 1.86 करोड़ रुपए ही कैश हैं। बाकी 1.78 करोड़ की ज्वेलरी के अलावा 580 करोड़ रुपए की संपत्ति और शेयर मार्केट में निवेश किया गया है। जिन कंपनियों के नाम से ये काली कमाई निवेश की गई है, यदि उन कंपनियों के बारे में आपको कोई जानकारी हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। मैं ऐसी ही कुछ कंपनियों के नाम आगे बताने जा रहा हूँ। ईडी के अनुसार सट्टेबाजी का पैसा एबिलिटी गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, एबिलिटी स्मार्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड, एबिलिटी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिलियंट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, डिस्कवरी बिटकॉइन प्राइवेट लिमिटेड, फॉरेस्ट विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड, स्वर्ण भूमि वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड, ड्रीम अचीवर्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इकोटेक जनरल ट्रेडिंग LLC कंपनी के अलावा दुबई की फेटल डील ग्लोबल DMCC प्लस कमोडिटीज DMCC और जेनिथ मल्टी ट्रेडिंग DMCC में निवेश किया गया है। ये वो नाम है जिनका खुलासा हुआ है। नामालूम ऐसे कितने नाम हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। चुपचाप ये काला कारोबार सिस्टम में बैठे हुए पुराने नेताओं और अधिकारियों की शव पर चलता रहा। हैरानी की बात यह है कि अपने ही समाज और देश को बर्बाद करने के लिए सिस्टम में बैठे हुए जिम्मेदार लोग ही साफ तौर पर इसमें बताए गए हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, आम जनता को यकीन नहीं होगा कि कानून सबके लिए बराबर होता है। फिलहाल जिस तरह से छत्तीसगढ़ में EOW और ACB के अलावा पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उससे आशा की एक किरण जगी है। उम्मीद है कि जल्द ही ऐसे सफेद पोश सिखंचों के पीछे होंगे और ऑनलाइन सट्टा के कारोबार को सख्ती से कुचला जाएगा, जिससे देश और समाज की रक्षा हो सके। हमारा मानना है कि सिस्टम में बैठे हुए सारे लोग बेईमान नहीं होते। राजनीति भी उतनी बुरी नहीं होती जितना राजनीति को बदनाम किया जाता है। राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि नीचे दिए गए नंबरों पे यदि आप सहयोग करना चाहें तो राष्ट्रबोध के जनमंच को सहयोग करें। साथ ही हमारा यह भी आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार।